नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है थंबनेल का, वो आधुनिक साहित्य नामक एक पत्रिका है, जो कि एक शोध पत्रिका है, यूजीसी अप्रूव्ड पत्रिका है। और उसी के इस अंक पर, जो कि अंक है अप्रैल जून 2022 का, इस अंक पर हम थोड़ी सी कुछ बातें करने जा रहे हैं। तो दरअसल क्या है कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम, आपने हमें लिस्ट तो दे दी, केयर लिस्ट। मैंने अभी लास्ट वीडियो में मैंने केयर लिस्ट आप लोगों को दिखाई है, जो हमारी हिंदी की केयर लिस्ट है। तो उससे संबंधित कुछ पत्रिकाओं के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी है कि 2024 में जो यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो पूरी लिस्ट मैंने आपको बता दी, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि मैम, इन मैगजीन्स तक, इन पत्रिकाओं तक हम अपने रिसर्च पेपर को कैसे भेजें और रिसर्च पेपर लिखना कैसे है। इस पर हालांकि मैं 2-3 वीडियोस डाल चुकी हूँ कि शोध पत्र कैसे लिखना है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है, जो स्टार्टिंग बच्चे हैं जिन्होंने नहीं अभी तक लिखना शुरू किया है, कि रिसर्च पेपर कैसे लिखना है, तो फिर यहाँ एक रिसर्च पेपर हम पढ़ भी लेंगे कि किस तरीके से रिसर्च पेपर को लिख करके हम यहाँ देखेंगे किस तरीके से रिसर्च पेपर लिखा जाता है। और एक चीज़ मैं और आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जैसे ये आधुनिक साहित्य पत्रिका है, इसके अलावा और भी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं। उनमें से कम 2 से 3 पत्रिकाएं आप लोग अपने एड्रेस पर परमानेंटली मंगाइएगा। उससे क्या होगा कि जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं ना, तो हम लिखना स्वतः ही सीख जाते हैं। तो रचनात्मकता के लिए, यानी वही मैं फिर एक छोटी सी बात कहूँगी, जो पढ़ता है वही गढ़ता है। तो रचनात्मक एक भाषा शैली आपकी तभी परिष्कृत होती है जब आप बहुत अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, अच्छी भाषा को सुनते हैं, है ना। तो भाषा का परिष्कार तभी होता है ना, जब हम किसी अच्छी मतलब एक समृद्ध पुस्तकों से जुड़ेंगे, अच्छी भाषा शैली से गुजर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक साहित्य प्रेमी यदि आप हैं, या आपको न लग रहा है कि आपको इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, तो आप लोगों को पत्रिकाओं से जुड़ना बेहद ज़रूरी है। और यहाँ मैं बताऊंगी कि कुछ एड्रेस ऐसे होते हैं, मतलब उन एड्रेस पर आप जब अपना पेमेंट वगैरह कर देंगे, तो उसके बाद ये पत्रिका आपके एड्रेस पर आनी शुरू हो जाती है। तो मैं बात कर रही हूँ आज आधुनिक साहित्य की। तो आधुनिक साहित्य पर सीधे सीधे हम आगे बढ़ते हैं। इसके संपादक हैं डॉक्टर आशीष कंदवे। तो देखो, यूजीसी नेट के बच्चे हों, या पीजीटी टीजीटी के बच्चे हों, या फिर हायर के स्टूडेंट्स हों, आप लोगों के पास ये वाले क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं कि इस पत्रिका के संपादक कौन हैं, या मतलब इसी तरीके से प्रश्न भी आ जाते हैं। तो वो भी आपको यहाँ से बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे। जब आप कुछ पत्रिकाओं को पढ़ेंगे, तो ऑलरेडी आपको उनके संपादकों के नाम पता होते हैं। तो कुछ जो बहुत समय से पत्रिकाएं चली आ रही हैं, जैसे हंस हैं, और हमारी आजकल है, तो ये कुछ ऐसी पत्रिकाएं हैं जो बहुत पहली पत्रिकाएं हैं, कादम्बनी हैं। तो कुछ साहित्य पत्रिकाओं के संपादकों के नाम आपको पता होना चाहिए। तो आप शोध साहित्य पत्रिकाएं ज़रूर पढ़ते रहिएगा, अपने एड्रेस पर मंगाइएगा। और इसके संपादक डॉक्टर आशीष कंदवे हैं, इस पत्रिका के संपादक। तो सबसे पहले आप जब किसी भी पत्रिका को पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि वहाँ आपको संपादकीय भी देखने के लिए मिलता है। संपादक के अपने कुछ मत, अपने कुछ विचार वहाँ पर देखने के लिए हमें मिलते हैं। तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि इसका कार्यालय क्या है, कहाँ से ये पत्रिका प्रकाशित होती है। तो देखो, इस पत्रिका का कार्यालय, मुख्यालय जिसे हम कह सकते हैं, वह शालीमार बाग, ये नई दिल्ली, है ना। और इस तरीके से आप आसानी से अपने पास इस एड्रेस से मंगा सकते हैं इस पत्रिका को। और संपर्क सूत्र के लिए भी इन्होंने ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है, साथ ही ईमेल भी यहाँ दी हुई है। आगे भी कुछ डिटेल शायद इससे रिलेट है। और इसके कितने की ये प्रति है वो भी यहाँ पर है। संपादकीय कार्यालय जो हमने अभी ऊपर देखा, वही यहाँ पर भी है। संपादकीय कार्यालय में पूरी डिटेल दी हुई है, ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। आप इस एड्रेस के थ्रू इस पत्रिका तक पहुँच सकते हैं। यानी अगर आपको कोई अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराना है, तो इससे संबंधित जो भी जानकारी है, आप इन फ़ोन नंबर से डिटेल ले सकते हैं, इस ईमेल पर मेल कर सकते हैं। इस पत्रिका को यदि आप अपने एड्रेस पर मंगाना चाहते हैं, इसका मूल्य 150 रुपये प्रति अंक के हिसाब से पड़ता है। साथ ही इसका अगर हम शुल्क देखें, तो 3 सालों के लिए 3100 है, 5 वर्ष के लिए ये 5100 का यहाँ पर इन्होंने दिया है शुल्क। और साथ ही आजीवन सदस्यता यदि इसकी चाहते हैं, कि जब तक भी ये पत्रिका आप चाहते हैं, तो ये जब तक इसके अंक निकलते रहेंगे, आपके एड्रेस पर ये आती रहेगी, तो उसके लिए 21,000 यहाँ पर आपको
पे करना होगा, है ना। तो ये इस तरीके से गाइस हमारा इसमें एड्रेस भी इन्होंने दिया है, साथ ही कितने की ये पत्रिका आ रही है वो भी यहाँ इन्होंने दिया है। इसके अगर शुल्क की बात करते हैं कि अमाउंट आपको कैसे वहाँ पहुँचाना है, तो इसके अमाउंट के लिए इन्होंने यहाँ पर पूरा एड्रेस भी दे दिया है कि किस तरीके से अकाउंट नंबर के साथ साथ बैंक ब्रांच आईएफएससी कोड ये सब कुछ दिया हुआ है। आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर जाकर के इस पत्रिका को मंगा सकते हैं और यहाँ से पेमेंट करके आप अपना क्लियर भी कर सकते हैं। दूसरा, आधुनिक साहित्य की खासियत ये है कि द्विभाषी त्रैमासिक की है ना। इसलिए 3 महीने में एक बार निकलने वाली पत्रिका है। 2 भाषाओं में ये निकलती है, हिंदी और इंग्लिश, यानी कि एक ही पत्रिका को आप देखेंगे 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहले हिंदी के कुछ रिसर्च पेपर, कुछ आलेख इसमें पब्लिश हैं, प्रकाशित होते हैं, और बाद में इसके कुछ जो आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पेपर हैं, वो इंग्लिश वाली लैंग्वेज में भी हैं। तो दोनों भाषाओं में ये देखने के लिए हमें मिलती है, हिंदी इंग्लिश में जर्नल। और अगर मैं बात करूं अनुक्रम की, तो हर एक पत्रिका से पहले उसका अनुक्रम आ जाता है। यदि आपका रिसर्च पेपर भी पब्लिश होता है तो आपका नाम भी यहाँ पर इन नामों में से कोई एक हो सकता है। देखो यहाँ पर जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि जिन्होंने डॉक्टरेट कर लिया सिर्फ उन्हीं के रिसर्च पेपर यहाँ पब्लिश हैं। जो रिसर्चर हैं उनके भी यहाँ पर पब्लिश हैं। जो रिसर्चर नहीं है लेकिन जिनके आगे नाम डॉक्टर नहीं भी लगा, वो भी अपने रिसर्च पेपर यहाँ पब्लिश करा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बसंत कुमार हैं, मनीष कुमार कुर्रे हैं, चैतराम यादव हैं, एस कुमार गौर, तो कुछ ऐसे नाम भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। डॉक्टर प्रियंका सिंह है, रूबी शर्मा है, इस तरीके से बहुत सारे नाम यहाँ पर हैं। इन सब के यहाँ पर रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। अगर हम बात करें तो सारे रिसर्च पेपर तो हम यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे, है ना, लेकिन हम कोई एक रिसर्च पेपर ज़रूर ले लेते हैं जिस पर हम थोड़ी सी टीका टिप्पणी ज़रूर कर लेंगे। और देखो कोई भी विषय आप लोग पूछते हैं कि रिसर्च पेपर हम लिखने जा रहे हैं तो हम विषय क्या चयन करें, तो किसी रिसर्च पेपर का कोई एक विषय नहीं हो सकता कि पर्टिकुलर एक विषय पर ही आप रिसर्च कर रहे हैं। आपकी अगर कहें कि आपकी शोध यात्रा चल रही है, यानी आप शोध कार्य कर रहे हैं, तो आप के लिए कोई एक विषय है कि जिस पर आप रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप शोध पत्र लिख रहे हैं तो उसके बहुत विषय हो सकते हैं, विभिन्न विषय हो सकते हैं। यहाँ पर ही देख लीजिएगा कि ये रेणु देवी ने स्त्री चेतना का सारगर्भित स्वरूप लिखते हुए ममता कालिया का नरक लिया है। इसी तरीके से आप किसी का रेणु देवी जी ने जो लिया है, इसके अलावा आप किसी और का भी जो है स्त्री चेतना का सारगर्भित स्वरूप करके किसी और एक उपन्यास को, किसी और के उपन्यास को यहाँ ले सकते हो। तो ऐसे अपने आप बहुत विषय बन जाते हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, फिर मैं वही कहूँगी, जो पढ़ता है वही गढ़ता है। आप अगर इन पत्रिकाओं से जुड़े रहते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अपने आप से आप विषय भी आराम से बना सकते हैं और किसी एक ऐसे विषय पर काम कर सकते हैं जिस पर आपकी पकड़ अच्छी हो, जिसको आपने पढ़ रखा हो, जिसके आपके पास पुस्तकें भी अवेलेबल हों। यहाँ देखो इंग्लिश का सेक्शन आ जाता है, ये हिंदी का सेक्शन है। ये इतने सारे रिसर्च पेपर सब हिंदी के इसमें प्रकाशित हुए हैं, साथ ही अब ये इंग्लिश सेक्शन है और यहाँ ये इंग्लिश के रिसर्च पेपर भी पब्लिश करा सकते हैं। तो जो इस इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को यदि दिक्कत है तो वो भी इस पत्रिका में अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करा सकते हैं। ये यहाँ संपादकीय है, बहुत खूबसूरत संपादकीय इन्होंने लिखा है यहाँ पर अशोक जी ने। लेकिन मैं क्योंकि पूरी पत्रिका पढ़ चुकी हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ये पत्रिका, और इसमें बहुत सारगर्भित जो लेख हैं, आलेख हैं, वो प्रकाशित होते हैं। अभी हम सीधे किसी एक ऐसे आर्टिकल पर चलते हैं, किसी ऐसे रिसर्च पेपर पर चलते हैं जो आप लोग आसानी से समझ सके, जिसे मैं आप लोगों को आसानी से बता सकूं। आप सभी ने कृष्णा सोपती जी को पढ़ा है, तो आज हम यहाँ कृष्णा सोपती जी का एक रिसर्च पेपर इसमें मैंने देखा है, मैं उसी पर सीधे आप लोगों को लेकर के चलती हूँ। कृष्णा सोपती जी के रिसर्च पेपर से संबंधित हम यहाँ बातें करेंगे कि उसमें जो स्त्री की प्रासंगिकता पर बात की गई है वर्तमान संदर्भ में, उस तरीके से मैंने कोई एक रिसर्च पेपर इसमें देखा है, वो मैं रिसर्च पेपर आप लोगों से बता देती हूँ। देखो भाषा और व्यक्तित्व लेकर के वसंत कुमार जी ने लिखा है इस पर। इसके अतिरिक्त हम यहाँ देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास नामकरण के संदर्भ में मनीष कुमार कुर्रे का बहुत सुंदर आर्टिकल है, ये भी मैंने पढ़ा है। तो इसमें छत्तीसगढ़ को आप कितनी अच्छे ढंग से पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। बहुत सारी जानकारियाँ आपको ऐसी मिलेगी जो आपको नहीं पता थी। और इसके साथ ही हम पहुंचने वाले हैं शायद उस रिसर्च पेपर पर जहां हमें जाना है। मैंने आपको बताया है नाम भी, कृष्णा सोपती जी, ये देखिएगा आ गया है।
ये है कृष्णा सोबती जी के उपन्यासों में स्त्री पात्रों की प्रासंगिकता और वर्तमान संदर्भ में इन्होंने ब्रैकेट में दिया है। तो वर्तमान संबंध जो संदर्भ है उसमें कृष्णा सोबती जी के उपन्यासों में जो स्त्री पात्र हैं, तो स्त्री पात्रों की प्रासंगिकता इसमें दिखाई गई है। तो देखो, जब भी हम कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, सबसे पहले हमने जो टॉपिक लिया है, जो विषय लिया है, वो बिल्कुल सुलझा हुआ होना चाहिए। तो अभी यहाँ आप जब इस रिसर्च पेपर को शुरू करेंगे या इस टॉपिक पे लिखना शुरू करते हैं, या जिन्होंने भी ये लिखा है, एस कुमार गौर जी ने और डॉक्टर बी एन जागृत ने, तो ये क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले खोल के रखा जाता है कि कृष्णा सोबती जी क्या हैं, या जो पुराना स्वतंत्रता के से मतलब के बाद के काल में साहित्य रचना की गद्य शैली में अनेक बदलाव के रंग दिखाई देते हैं। मार्क्सवादी सामाजिक चेतना के संपूर्ण विश्व को साम्यवाद समाजवाद की स्थापना की नई दृष्टि दी। इसका प्रभाव भारतीय जनमानस पर भी पड़ा। फलते आज़ादी के पूर्व ही साहित्य में नवीन चेतना का उदय हुआ। तो सबसे पहले यहाँ एक तरीके से इन्होंने प्रस्तावना बनाई है, धीरे धीरे अपनी बात कहनी शुरू की है। डायरेक्ट ही उपन्यास के स्त्री पात्रों पर ये नहीं आ गए। इसके बाद इन्होंने कुछ महिला उपन्यासकारों की बात की है, जिनके नाम आप लोग जानते हैं। सभी जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थीगण हैं, वो सभी जानते हैं। अनेक महिला रचनाकारों ने अपनी लेखनी चलाई, जिसमें मनु भंडारी, देखो ये सारे नाम आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होंगे। मनु भंडारी, ममता कालिया, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, उषा प्रेमवदा, चित्रा मुदगल, अलका सरावगी, चंद्रकांता, मैत्रेयी पुष्पा, राजी सेठी, तो ये कितने सारे नाम हैं, ये सब आपके सुने हुए हैं। तो इनके साथ साथ कृष्णा सोबती जी इन महिला कथाकारों में से एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं। कृष्णा सोबती जी की व्यक्तित्व की झलक उनकी कथाओं में, पात्रों में देखने को, पढ़ने को मिलती है। सहृदयता के साथ साथ मर्यादा, नैतिकता, अनुशासन, स्वाभिमान, ईमानदारी और अपनों से बड़ों का मतलब एक तरीके से अपनों से प्यार का बड़प्पन या भोलापन इनकी रचनाओं में देखने के लिए मिलता है। तो अब यहाँ बात चलेगी कृष्णा सोबती जी। पहले कृष्णा सोबती जी को तो थोड़ा सा इन्होंने स्पष्ट किया है, फिर कृष्णा सोबती जी के कुछ जो इनकी रचनाएं हैं, उपन्यास हैं, उन पर ये पहुंचेंगे। और धीरे धीरे उपन्यासों के जो पात्र हैं, और पात्रों में हमें कौन से पात्र यहाँ देखने हैं, स्त्री वाले पात्र है ना। तो स्त्री एक तरीके से यहाँ चेतना एक तरह से दिखाई गई है, और कह सकते हैं कि वही प्रासंगिकता यहाँ देखने के लिए मिलती है। तो जो टॉपिक है, उस टॉपिक को ले करके धीरे धीरे इन्होंने इस यहाँ पर अपने विषय को खोला है कि कृष्णा सोबती जी की रचनाओं, उपन्यासों या कथाओं में जो चित्रित नारी है, नारी पात्र हैं, उनमें आधुनिकता बोध का दर्शन होता है। और जहाँ आधुनिकता बोध नारी के अंदर दिखाई देगा, पुरुष प्रधान समाज उसे स्वीकार नहीं करता। ऐसा इनके उपन्यासों में जो दिखाई दिया है, वो देखने जो वो बात यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब इन्होंने रिसर्च पेपर ये लिखना शुरू किया होगा, तो इस कृष्णा सोबती जी के कथा साहित्य को बहुत बारीकी से पढ़ा होगा। तो इन्होंने कथा साहित्य पूरा लिया है, तो उसमें इन्होंने सारे उपन्यास इनके लिए होंगे, जिनमें इन्होंने फिर उपन्यासों में जो मुख्य पात्र स्त्री पात्र है, उस हर एक पात्र की छुटमुट छुटमुट बात यहाँ ज़रूर ली होगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। हालांकि अभी मैंने बहुत ध्यान से ये वाला रिसर्च पेपर नहीं पढ़ा है, देखा था सिर्फ, तो वो मैं यहाँ पूरा तो नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन हाँ जितना आप लोग समझ सकोगे, उम्मीद मेरी पूरी रहेगी कि मेरी जो बात है वो आप तक पहुँच जाए, और मैं जो चाहती हूँ आप तक पहुँचाना, वो आप आसानी से ग्रहण भी कर लें, है ना, ग्रैब कर लें। तो यहाँ देखिएगा, रिसर्च पेपर लिखते हुए मैंने बताया कि सबसे पहले जो आप विषय ले रहे हो, वो विषय आपको स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। फिर धीरे धीरे उस विषय को खोलते चलिएगा। पहले स्त्रियों की बात हुई, फिर स्त्री और अलग उपन्यासकारों की बात इन्होंने की, कथाकारों की बात की, फिर उसके बाद इन्होंने कृष्णा सोबती जी की बात की। कृष्णा सोबती जी की को खोलते हुए फिर उनकी रचनाओं पर पहुंचे धीरे धीरे। तो रचनाओं, उपन्यासों या कथाओं में चित्रित नारी पात्रों में आधुनिकता बोध का दर्शन होता है, ये इन्होंने कहा। अब इन्होंने इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से इनके उपन्यास हैं, वो इन यहाँ देखने के लिए हमें मिलेंगे। यही कारण है कि कृष्णा सोबती जी के जो उपन्यासों में मित्रों मरजानी है, सूरजमुखी, अंधेरे के डार से बिछड़ी, यारों के यार, दिलो दानिश, इनमें जो भी चित्रित पात्र हैं, वो सभी बहुत बोल्ड दिखाए गए हैं। तो ये कृष्णा सोबती जी के लेखन की बहुत खासियत है कि जो उनके पात्र होते हैं, वो इतने स्ट्रांग होते हैं, वो इतना बोल्ड लेखन उनका रहा है कि अन्य कोई इतना बोल्ड लिखने की हिम्मत शायद नहीं कर सकता हो। तो ऐसा इनके उपन्यासों में, इनकी रचनाओं में जो मैंने पढ़ी हैं, तो मुझे भी देखने के लिए मिला है। स्त्री अस्मिता के लिए संकल्पित कृष्णा जी ने निडरता से समाज के यथार्थ को उपन्यासों में अंकित किया है। अपने आत्मसम्मान के लिए जूझ रही नारी की छटपटाहट को कृष्णा जी ने संजीदगी के साथ साहित्य में उकेरा है।
ये कृष्णा जी ही हैं जो ये कर सकती हैं। देखो जो मैं बोल रही हूँ वही बात यहाँ भी है कि इनके अलावा और किसी के अंदर इतना साहस नहीं है। भाषा और शिल्प में बेजोड़ पकड़ रखने वाली साहित्यकारों में कृष्णा जी अग्रण्य रही थीं और उनकी रचनाएं तहलका मचा देने वाली थीं, क्योंकि उनकी कथाएं ज़मीन से जुड़ी होती थीं। उनकी रचनाएं सामाजिक प्रसंगों, आम जनजीवन, सामाजिक समस्याओं से जुड़ी होती थीं। कृष्णा जी का लेखन उच्च कोटि का होता था। उनकी भाषा शैली पाठक वर्ग को झकझोर के रख देती थी। वो धरती की एकाकार हुई लेखिकाओं में से एक थी। तो यहाँ भी देखो कृष्णा सोप्ती जी की बात की कि जब वो नारी पात्रों के बारे में लिख रही होती थी, तो उन्होंने एक ऐसे यथार्थ को पकड़ा है, एक ऐसे यथार्थ को लिया है जो कि मतलब स्वीकार करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो बहुत बोल्ड लेखन रहा है। फिर इन्होंने आगे कहा है कि कहना लाजमी, मतलब काफ़ी सारी बातें कही गई हैं। सब मैंने बोला ही है कि सब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ के चलेंगे, लेकिन समझने के हिसाब से हम इसको पढ़ते चले जाएंगे। आगे इन्होंने लिखा है कि कहना लाजमी होगा, कृष्णा सोपती थी जिन अधिकारों की बातें अपने पात्रों के माध्यम से विविध वैविध्य के साथ करती हैं, स्वतंत्रोत्तर काल में जिसकी बुनियाद वो रखती हैं, संघर्ष करती हैं, वर्तमान में उनके नारी पात्रों के संघर्ष की प्रासंगिकता देखने के लिए मिलती है। वर्तमान संदर्भ में जब तीन तलाक रिवाज, शारीरिक शोषण, रेप, अवैध संबंधों की चर्चा होती है, तो हमें कृष्णा सोपती जी के पात्रों में मित्रों, जो कि मित्रों मरजानी की हैं, रत्ती है, महक बानो हैं, जया, करिश्मा, पाशो का स्मरण हो उठता है। तो जब अभी देखो आप कितनी आसानी से यहाँ पर, अब जो स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो स्टडी के हिसाब से भी यहाँ कितनी सारी चीज़ें अपने आप से याद करते चले जाएंगे। यहाँ पर इनके जो उपन्यास हैं, उपन्यास को के जो विशेष महिला पात्र हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही आप जान जाएंगे कि उन महिला पात्रों का जो मतलब एक तरीके से चरित्र चित्रण यहाँ आपको इन शॉर्ट वे में ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ देखिएगा आप, अस्मिता का संघर्ष अध्याय शुरू किया है कृष्णा जी ने अमर पात्रों के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को नया आयाम इन्होंने दिया है। उनकी डार से बिछड़ी नामक उपन्यास के पात्र पाशो, तो देखो अभी आपको पता चल जाएगा यहाँ कि डार से बिछड़ी का मुख्य उपन्यास का पात्र कौन सा है, पाशो। तो पाशो का संघर्ष नारी के दोहरे द्वंद्व को चित्रित करता है, और स्वयं से और दूसरा बाह्य जगत से। पाशो विधवा माँ की एक बेटी है। माँ का अवैध संबंधों के चलते शेख के घर चली गई है किसी, और पाशो को अपनी नानी और मामा मामी के साथ रहना पड़ता है, लेकिन अपने मन से नहीं बल्कि केवल तन से। क्योंकि जब उसकी माँ ने इस तरीके का कदम उठा लिया है, तो अब बेटी के लिए समाज में अपना समाज निर्वाह करना, अपने आप को अपनी जड़ें बनाना कितना मुश्किल काम हो गया होगा, है ना। तो उसे कितनी बातें सुननी पड़ती होंगी अपने मामा मामी की भी, अपनी नानी की भी। तो वही इसमें दिखाया गया है कि पाशो जो कि एक विधवा माँ की बेटी है, माँ के अवैध संबंध के कारण और उसके कहीं चले जाने के कारण, शेख के घर चले जाने के कारण, वो अपने नाना नानी के घर रहती है, मामा मामी के साथ रहती है, लेकिन उसका केवल तन रहता है, उसका वो मन से अपने कुछ नहीं कर सकती। और घर की कड़ी पहरेदारी उसके साथ रहती है। माँ के किए की सजा पाशो को भुगतनी पड़ती है। नानी के संग ठाकुर द्वारे जाती तो नानी नानी के तेवर चढ़ा देते, कर वो कहती, सिर ठोक कर कहती कि रब तुझे संभाले, अरे कपड़ा नीचे रखा कर। कभी कुएं से पानी भरकर गागर से आई तो बड़ी मामी कहती, पसार धोने लगी, न शर्म न हयारी ओढ़नी अब तेरे गले तक किन्ने लगने लगी। यानी बात बात में उसको टोकना, ये सारी चीज़ें उसको सहनी पड़ती हैं। इस तरीके से इन्होंने पाशो का यहाँ पर चरित्र चित्रण किया है, और भी काफ़ी कुछ यहाँ पाशो के बारे में देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा दूसरा उपन्यास इन्होंने यहाँ लिया है कृष्णा जी का, ये सूरजमुखी अंधेरे के। तो सूरजमुखी अंधेरे की जो मुख्य पात्र है वो रतिका है, रतिका उर्फ रत्ती। तो रत्ती का द्वंद्व का चित्रित यहाँ पर किया गया है। रत्ती बचपन में शारीरिक शोषण का शिकार हो जाती है, और उनके मित्रों द्वारा बार बार, मतलब कहीं ना कहीं उसको कक्षा में मित्रों के द्वारा ही बार बार घटना के बारे में जिक्र करने पर वो बहुत ही आवेशित और आक्रोशित हो जाती है। उनके व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ जाता है, और समाज उसे सदैव कामुकता भरी नज़रों से देखता है। रत्ती की बात कर रहे हैं, मृतिका की बात। सूरजमुखी अंधेरे का ये पात्र है। संवेदनहीनता और इनका कहीं ना कहीं भावबोध उनके जीवन को नरक बना देता है, जहाँ से निकलने के लिए वह संघर्ष करती है, और अनेक पुरुषों के साथ अपना संबंध बनाती है, और अपनी नज़र में समझने वाला कोई नहीं मिलता उसके, यानी उसको कोई समझ नहीं पाता। राजन बल्कि रत्ती से कहता है कि मुझे हमेशा शक था कि तुम औरत हो भी कि नहीं। तो इस तरीके की बातें सब उसको सुननी पड़ती हैं। यहाँ काफ़ी कुछ रत्ती के बारे में कहा गया है। तो रत्ती से जुड़े और पात्र भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। रत्ती के साथ साथ आपको राजन है, दिवाकर है, ये कुछ पात्र जो इसके मुख्य हैं वो सब यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किए हैं।
तो कृष्णा सोपती जी के पात्रों में एक पात्र मित्रो मरजानी की मित्रो नामक पात्र भी यहाँ पर लेखक ने स्पष्ट किया है अपने इस कहना चाहिए शोध पत्र में, जिसमें मित्रो नामक जो पात्र है उसको खोलते हुए इन्होंने कहा है कि अमर पात्र है मित्रो। और मित्रों की उपस्थिति ने मध्यम वर्गीय समाज को पाठकों के बीच अपनी उपस्थिति से नई बहस विमर्श को जन्म दिया। मित्रों मरजानी मध्य वर्गीय संयुक्त परिवार की कहानी है। मित्रों आधुनिकता बोध की परिचायक है। वह अपने स्वाभिमान अस्तित्व की लड़ाई के लिए खुले तौर पर सामाजिक पारिवारिक बंधनों की मान्यताओं को चुनौती देती है। मित्रों की कामुक चाह ने उसे बोल्ड बना दिया, जिसके लिए वह समझौता करने को तैयार नहीं है। मित्रों कहती है कि जिठानी तुम्हारे देवर सा बगलोल कोई और दूजा ना होगा, न दुख सुख न प्रीत न प्यार न जलन प्यास, बस आए दिन ढोल धप्पई लानत मलामत। तो मित्रों सुहागवती से भी कहती है कि अब तुम ही बताओ जिठानी, तुम जैसा सतबल कहाँ से लाऊं कहाँ से पाऊं। तो देवर तुम्हारा मेरा रोग नहीं पहचानता, बहुत हुआ हफ्ते पखवारे और मेरी इस देह में इतनी प्यास है इतनी प्यास की मछली सी तड़पती हूँ। तो मित्रों की आंतरिक स्थिति को उसके अंतर मन को यहाँ पर अभिव्यक्त किया है लेखक ने। मित्रों के प्यास के संघर्ष सभी मध्यवर्गीय परिवार में विद्यमान है, और ये भी बहुत खूबसूरती के साथ इन्होंने मित्रों के पूरे चरित्र चित्रण को यहाँ हमारे सामने रखा है। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे गाइज, ये ना बीच बीच में पॉइंट आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो जब किसी उपन्यास से कोई लाइन यहाँ पर ली है या फिर किसी भी किताब से किसी भी पुस्तक से आप कोई पंक्ति लेंगे, तो वो संदर्भ ग्रंथ सूची में उसको आपको ऐड करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या, जब आप कहीं से किसी पुस्तक से कोई लाइन कोड कर रहे हैं तो उसके आगे आपको नंबर डालना होता है, नंबर 1, और फिर उसके बाद संदर्भ ग्रंथ सूची आप अलग बना लेते हैं। और उस नंबर में आपने जो ये पंक्तियाँ ली हैं कहाँ से ली हैं, किस पुस्तक से ली हैं, इसके राइटर कौन है, ये सारी बातें आपको स्पष्ट करनी होती हैं। तो ये इसके साथ साथ आप देखो यहाँ अंत में महक बानो कृपाई के का भी इसमें इन्होंने चित्रण किया है। और इस तरीके से इन्होंने ए लड़की उपन्यास के बारे में भी बताया है कि ए लड़की उपन्यास के माध्यम से अम्मू एवं उसकी लड़की के संघर्ष को चित्रित किया है। अम्मू अपने जीवन के अनुभवों से पूर्ण है और मृत्यु की शैया पर पड़े हुए है, लेकिन समग्र यादों और अनुभवों को अपनी बेटी के साथ बांट लेना चाहती है, परंतु उसकी बेटी आधुनिक विचारों की हिमायती है। क्योंकि जो प्रासंगिकता इसमें दिखाई गई है वो आधुनिकता के साथ दिखाई गई है। तो यहाँ आधुनिकता का भी कहीं ना कहीं जिक्र बीच बीच में करते चले गए हैं। जो भी इसमें राइटर हैं, हमारे लेखक हैं इस रिसर्च पेपर के, उन्होंने कहा है कि जो बेटी है वो आधुनिकता बोध के कारण अपनी माँ की उन बातों को नहीं समझ पाती है, और कहीं ना कहीं संघर्षों को चित्रित किया है। अम्मू अपने जीवन के बारे में बताती है अपनी बेटी से, बेटी उन सब बातों को समझ नहीं पाती। अम्मू अपने आप में कहती है, सिर मस्तक मुख्य नेत्र नाक कपोल हाथ पांव कटी रचने वाले ने भी क्या रच डाला, अंदर लगा दी पल छिन वाली घड़ी, ना एक सांस ज्यादा ना एक कम। जो इस दुनिया में घर बना करके बैठते हैं उन्हें आखिर में मरना ही पड़ता है। तो इस तरह वह अपनी बेटी को शाश्वत जीवन के सत्य को बतलाना चाहती है। माँ बेटी के रिश्ते की अहमियत बताते हुए कहती है कि लड़की, हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिलेंगे ज़रूर, एक दूसरे को पहचान लेंगी, इतनी बड़ी दुनिया है इसमें भूल ना हो सकती। माँ कहीं भी हो बेटी कहीं भी हो, माँ कोई हो भी हो बेटी कोई भी हो, माँ बेटी तो माँ बेटी रहेंगी रहती दुनिया तक। तो उपरोक्त कथन के माध्यम से ये ज्ञात होता है कि जिस प्रकार अम्मू अपनी बेटी की रक्षा करते हुए जीवन के अंतिम पड़ाव में भी अपने अनुभवों को बांटना चाहती है, तो वहीं दूसरी ओर से अपनी बेटी अपने स्वच्छ विचारों में विचरण करती है। माँ बेटी का यह वैचारिक संघर्ष हमें आज वर्तमान संदर्भ में भी दिखाई देता है। वास्तव में कृष्णा जी के पात्रों का संघर्ष बेटी का संघर्ष है नहीं, बल्कि पुरातन परंपरा और आधुनिकता बोध का संघर्ष है, और जो कि आज के समाज में देखने के लिए मिलता है। कहा जा सकता है कि कृष्णा जी के पात्रों की प्रासंगिकता विविध विषयों एवं मूल्यों को लेकर के आज भी हमारे समक्ष खड़ी हुई है। तो फिर यहाँ काफ़ी कुछ बातें इसी तरह की कही गई हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी उनके पात्रों की जो द्वंद्व है, संकल्प की चर्चा है, वो आवश्यक हो जाती है। उनके उपन्यासों का पुनर्पाठ या अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। कृष्णा जी की रचनाओं के केंद्र में नारी है, पुरुष नहीं। उन्होंने आजीवन अपनी साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम दिया। समकालीन कुछ कथाकारों में मनु भंडारी, ममता कालिया, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, उषा प्रेमबदा, चित्रा मुदगल, अलका सरावगी, चंद्रकांता मैत्री, पुष्पा राजी सेठ, कृष्णा सोबती आदि स्वतंत्र लेखिकाओं ने अपने साहित्यिक यात्रा को जारी रखा। सोबती जी ने आधुनिकता बोध की बुलंद आवाज, एक तरीके से आवाज थी, सशक्त हस्ताक्षर थी।
इसी तरह से बहुत सारी मतलब एक तरीके से जिसे बाइंड अप किया गया है इस रिसर्च पेपर को, पूरी बातें खोलने के बाद फिर जो कुछ भी कैरेक्टर्स चलते रहे हैं, जितने भी कथाओं में, जितने भी उपन्यासों में मुख्य पात्र नहीं हैं, तो उन मुख्य पात्रों में कृष्णा जी ने क्या कहना चाहा है, वो सारी बातें यहाँ पर करते हुए इस एक तरीके से रिसर्च पेपर को यहाँ बाइंड अप किया गया है। और देखो, मैं संदर्भ ग्रंथ सूची की बात कर रही थी, तो इस तरीके से आपको संदर्भ ज़रूर देने हैं। पहला संदर्भ है कि कृष्णा सोबती डार से बिछड़ी हुई, यानी कृष्णा सोबती जी ने डार से बिछड़ी से कुछ पंक्ति ली हैं। राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित यह है उपन्यास है, 1958 का, 1958 का, पृष्ठ संख्या 16 से वो पंक्ति उठाई गई है। इसी तरह से आपको संदर्भ ग्रंथ सूची भी लेनी होती है। तो आई होप सो गाइज कि बहुत देर तक टिकना एक बहुत बड़ी बात होती है, और आप लोगों के अंदर पेशेंस हो तभी आप पूरी जानकारी पाकर बहुत अच्छे से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत सारी नई जानकारी पा सकते हैं। मैं फिर वही बोलूँगी कि शॉर्टकट मेरा रास्ता नहीं है। मैं बहुत छोटी छोटी शॉर्टकट्स वाली या छुटपुट वाली जो बातों वाली जो वीडियोस हैं वो बहुत ज़्यादा अपलोड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे यही लगता है कि जिन चीज़ों को हमें जिस टॉपिक पर कुछ बड़ी व्याख्या की ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें थोड़ा समय निकालना ही पड़ता है। तो आई होप सो गाइज़ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरह से नए नए टॉपिक्स पर वीडियो आती रहेंगी। साथ ही जो हमारी क्लासेस चल रही हैं यूजीसी नेट के बच्चों के लिए, या यूपीएससी की बात करें उनकी, या आरपीएससी बीपीएससी वाले बच्चे हैं, वो यहाँ बने रहिएगा। हिंदी के विभिन्न यहाँ प्रतियोगिताओं की तैयारी हम लोग इस चैनल पर करते रहते हैं। चैनल पर जितने भी वीडियो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, यहाँ किसी का कोई चार्ज नहीं है। तो गाइज मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।